नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टी बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में। जो है दोस्तों आज की हमारी क्लास है। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम जानने वाले हैं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, जिनको डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कहा जाता है, यानी शॉर्ट में हम इसको डीपीएसपी भी जो है बोलते हैं। तो दोस्तों 2 मिनट जो है कल की क्लास का हम पहले रिवीजन करेंगे और उसके बाद जो है अपना डीपीएसपी का अपना चैप्टर जो है स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों कल की क्लास में हमने अपना पाँचवा मौलिक अधिकार स्टार्ट किया था। पाँचवा मौलिक अधिकार था सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार, जिसमें आर्टिकल 29 से लेकर 30 तक हमने पढ़े थे। आर्टिकल 29 में कहा गया था अल्पसंख्यकों के वर्गों के हितों का संरक्षण, यानी जो अल्पसंख्यक यानी माइनॉरिटीज़ हैं उनके हितों के संरक्षण की बात की गई थी। जैसे अल्पसंख्यक अपनी भाषा को संरक्षित कर सकते हैं, अपनी संस्कृति यानी कल्चर को, अपनी लिपि यानी स्क्रिप्ट को संरक्षित कर सकते हैं। अब आर्टिकल 29 में जो ये माइनॉरिटीज़ हैं इनको जो है किस आधार पर माइनॉरिटीज़ यानी अल्पसंख्यक माना जाता है, तो भाषाई एवं धार्मिक आधार पर जो है इनको अल्पसंख्यक यानी माइनॉरिटीज़ माना जाता है। यानी जिस भाषा को बोलने वाले लोगों की संख्या कम है या जिस धर्म को मानने वाले लोगों की संख्या कम है तो उनको जो माइनॉरिटीज़ कहा जाता है। और भारत में कितने माइनॉरिटीज़ समाज हैं? 6। कौन कौन से? सबसे बड़ा मुस्लिम माइनॉरिटीज़ समाज है, मुस्लिम, ईसाई, सिख, जैन, बौद्ध और पारसी। तो ये 6 जो है माइनॉरिटीज़ यानी अल्पसंख्यक वर्ग हैं। तो ये आपको याद रखना है। अब आर्टिकल 30 कहता है, क्या कहता है? शिक्षण संस्थाओं की स्थापना, यानी ये अल्पसंख्यक यानी माइनॉरिटीज़ हैं ये जो है अपने शैक्षणिक संस्थान खोल सकते हैं, उनकी स्थापना कर सकते हैं, उनको चला सकते हैं या रेगुलेट कर सकते हैं। तो ये आर्टिकल 30 कहता है। अब आर्टिकल 31 की हम बात करेंगे। तो आर्टिकल 31 में जो है संपत्ति का अधिकार हुआ करता था, जिसको जो है 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के तहत समाप्त करके जो है एक नया आर्टिकल जोड़ा गया था, आर्टिकल 300 के, और इसको जो है संविधान के भाग 12 में जो है डाल दिया गया था। अब आर्टिकल 32 की यदि बात करते हैं, यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये जो हमारा छठा मौलिक अधिकार है। कौन सा दोस्तों? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और इस संवैधानिक उपचार के अधिकार को जो आर्टिकल 32 में रखा गया है, जिसको डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब ने जो है संविधान की आत्मा एवं हृदय जो है कहा था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत 5 रिट जारी करता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है, क्या होता है दोस्तों? व्यक्ति को प्रस्तुत किया जाए। दूसरा रिट होता है परमादेश, यानी हम आदेश देते हैं, ये अधिकारियों पर रिट लागू होती है। तीसरी कौन सी है? प्रतिषेध, इसमें कहा गया प्रतिषेध में मना करना। चौथी रिट थी उत्प्रेषण, जिसमें कहा गया पूर्णतः सूचित करना या मंगवा लेना। और 5वीं रिट थी आपका प्राधिकार क्या है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है दोस्तों आपका प्राधिकार क्या है। तो ये 5वीं रिट थी, याद रखें दोस्तों। अब उसके बाद हमने आर्टिकल 33 के बारे में जानी थी। तो आर्टिकल 33 में जो है इंटेलिजेंस ऑफ ब्यूरो को जो है रखा गया है। तो इसीलिए जो है इसमें कुछ अधिकारियों को जो विशेष अधिकार प्राप्त होते हैं, जो कि आर्टिकल यानी भाग 3 का जो है उल्लंघन करते हैं। तो इसलिए कहा जाता है जो आर्टिकल 33 है ये भाग 3 का जो उल्लंघन करता है। आर्टिकल 34 में कहा गया है जब मार्शल लॉ लागू होगा तब जो है कुछ आर्टिकलों पर जो है प्रतिबंध लगा दिया जाता है। आर्टिकल 35 कहता है, यानी संसद के द्वारा जो है भाग 3 के जिन आर्टिकल को जो है अपराध के रूप में घोषित किया गया उनके लिए जो है संसद कानून बना सकते हैं। जिस प्रकार आर्टिकल 17 और आर्टिकल 23 को जो है भाग 3 में अपराध माना गया है, तो इनके लिए जो है संसद कानून बना सकती है। क्योंकि आर्टिकल 17 में दोस्तों अस्पृश्यता यानी छुआछूत के अंत के बारे में बात की गई है। और साथ ही आर्टिकल 23 में जो मानव दुर्व्यापार यानी मानव को जो है बच्चों को और महिलाओं को अगर बाजार में कोई बेचता है तो ये दंडनीय अपराध है, उसके लिए जो है सजा भी जो है दी जाएगी। तो इनके लिए संसद कानून बना सकती है। ये आर्टिकल 35 में जो है दिया गया इनको अधिकार। तो यहाँ तक हमारा चैप्टर हो चुका है मौलिक अधिकार का कंप्लीट। अब आज का हम टॉपिक अपना शुरू करते हैं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत।
राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, जिनको डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इनको हम शॉर्ट में DPSP भी जो है बोलते हैं। अब DPSP की यदि बात की जाए तो इनको किस भाग में रखा गया है, कितने आर्टिकल हैं, कहाँ से प्रेरित है और इनका उद्देश्य क्या था, इन सभी के बारे में अच्छे से हम बात करेंगे। तो जो DPSP है दोस्तों, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को संविधान के भाग 4 में रखा गया है। और संविधान के भाग 4 में जो हम आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक जो है पढ़ने वाले हैं। ये राज्य के नीति निर्देशक जो है कहाँ से प्रेरित हैं, आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है, लेकिन आयरलैंड ने इनको कहाँ से, स्पेन से जोड़ा था। याद रखें दोस्तों, स्पेन से जोड़ा था अपने संविधान में, किसने, आयरलैंड ने। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब इनका उद्देश्य क्या है, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, यानी भारत को जो है कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करना। जितने भी राज्य हैं उनको अच्छे से स्थापित करना, सभी को समान न्याय मिले, सभी राज्यों में जो है अच्छे से जो है विधायी शासन जो है चलाया जाए, इन सभी के बारे में बात की जाती है। तो जो DPSP है भाग 4 में रखा गया, आर्टिकल 36 से 51 तक हम पढ़ेंगे। कहाँ से इंस्पायर्ड यानी प्रेरित है, आयरलैंड के संविधान से। और इनका उद्देश्य है कल्याणकारी राज्य की स्थापना। अब यहाँ पे अब दोस्तों कुछ स्टेटमेंट यानी कथन है, यानी DPSP से संबंधित कथन यानी स्टेटमेंट। तो DPSP यानी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को जो है किसने क्या कहा था, हम इनके बारे में आप जानने वाले हैं। जैसे KT शाह हैं, तो KT शाह ने कहा था DPSP एक ऐसा चेक है जो बैंक अपनी सुविधा के अनुसार अदा करता है। मतलब आपने देखा होगा कि जब आप बैंक में जो है एकदम से अचानक से एक बड़ी रकम जो है निकालने कहते हैं, तो बैंक कहता है हम जो है इतनी रकम नहीं दे सकते, आपको जो है एक दिन पहले बताना था। तो इसी प्रकार KT शाह ने कहा था DPSP एक ऐसा चेक है जो बैंक अपनी सुविधा के अनुसार अदा करता है। अब आते हैं डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब ने जो है DPSP को भारतीय संविधान की अनोखी विशेषता या नई विशेषता कहा था। तो DPSP को जो है भारतीय संविधान की अनोखी विशेषता या नवीन विशेषता किसने कहा था, डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब ने जो है कहा था। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं G. ऑस्टिन यानी ग्रेवलिन ऑस्टिन। DPSP को संविधान की आत्मा कहा, यानी DPSP को संविधान की आत्मा किसने कहा था, G. ऑस्टिन ने कहा था। और यही G. ऑस्टिन है जिन्होंने एक बुक लिखी थी, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इन्होंने पुस्तक लिखी थी जिसके लिए भारत सरकार ने इनको 2011 में पद्मश्री पुरस्कार से जो है सम्मानित किया था। और G. ऑस्टिन की मृत्यु हो गई थी 2014 में। तो ये आपको याद रखना है, यानी G. ऑस्टिन को जो है DPSP को संविधान की आत्मा कहा था इन्होंने। और इन्हीं को जो है 2011 में पद्मश्री पुरस्कार से भारत सरकार ने सम्मानित किया था। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब आते हैं KC व्हीलर की हम बात करेंगे। तो इन्होंने DPSP को जो है लक्ष्य एवं आकांक्षाओं का घोषणा पत्र कहा था। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि DPSP को लक्ष्य एवं आकांक्षाओं का घोषणा पत्र किसने कहा था, KC व्हीलर ने कहा था। किसने, KC व्हीलर के द्वारा कहा गया था। और साथ ही इन्होंने भारतीय संविधान को अर्धसंघीय कहा था। भारतीय संविधान को अर्धसंघीय किसने कहा था, KC व्हीलर ने कहा था। LM सिंघवी यानी लक्ष्मीमल सिंघवी ने जो है DPSP को संविधान के जीवनदायी प्रावधान कहा था। क्या, यानी DPSP राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को संविधान के जीवनदायी प्रावधान किसने कहा था, LM सिंघवी ने कहा था, यानी लक्ष्मीमल सिंघवी ने जो है कहा था। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। अब आते हैं दोस्तों TT कृष्णाचारी के बारे में। TT कृष्णाचारी की हम बात करेंगे तो DPSP को भावनाओं का वास्तविक कूड़ादान या सच्चा कूड़ादान क्यों कहा था, यानी जो TT कृष्णाचारी हैं इन्होंने DPSP को भावनाओं का वास्तविक कूड़ादान या सच्चा कूड़ादान कहा था। अब इन्होंने ऐसा क्यों कहा था, इन्होंने ऐसा इसलिए कहा था, इन्होंने कहा था जब ये जो है इनको वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है या इनको जो है किसी भी न्यायालय कोर्ट के द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता और साथ ही इनका उल्लंघन करने पर किसी को कोई सज़ा नहीं मिलेगी। तो इसलिए जो है एक भावनाओं का वास्तविक कूड़ादान या सच्चा कूड़ादान है, तो इसलिए इन्होंने कहा था। और साथ ही यहाँ पे एक नोट लिखेंगे, यानी कानून बनाते समय DPSP को ध्यान में रखना चाहिए। यानी जब कोई भी कानून बनाया जाएगा तो उस समय DPSP को ध्यान में रखना चाहिए। तो ये आपको अच्छे से याद रखना। ये थे कुछ स्टेटमेंट DPSP से संबंधित। अब यहाँ पे हम बात करेंगे, यानी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। जैसे समाजवादी सिद्धांत, जिसमें
38, 39, 39 से 41, 42, 43, 43 से तथा 47 आते हैं। गांधीवादी सिद्धांत में अनुच्छेद 40, 43, 43 भी, 46, 47, 48। उदार बौद्धिक सिद्धांत में अनुच्छेद 44, 45, 48, 48 और 49, 50 और 51। और कुछ आर्टिकल ऐसे हैं जो तीनों भागों में आते हैं, तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। तो ये थे दोस्तों। अब यहाँ पे हम आगे एक एक करके आप पढ़ने वाले हैं आर्टिकलों के बारे में। तो आर्टिकल 36, आर्टिकल 36 क्या कहता है? इसमें राज्य की परिभाषा। और यहाँ पे ये राज्य जो है किसको किसको दोस्तों किसको दर्शा रहा है? ये जो है यहाँ पे राष्ट्र को दर्शा रहा है, राज्य, यानी राज्य की परिभाषा। हमने जाना था मौलिक अधिकार जब पढ़ रहे थे, आर्टिकल 12 में राज्य की परिभाषा यानी देश की परिभाषा के बारे में बात की जाती है। यानी किसके बारे में? राज्य की परिभाषा के बारे में। जैसे केंद्र सरकार, संसद, राज्य सरकार, विधानसभा, स्थानीय निकाय, अन्य निकाय, ये सभी मिलकर जो है राष्ट्र को यानी देश को परिभाषित करते हैं। तो इसके बारे में बात की गई थी। तो आर्टिकल 36 में और आर्टिकल 152 में और आर्टिकल 12 में, तीनों में राज्य की परिभाषा के बारे में बात की जाती है। अब आर्टिकल 37 क्या कहता है? ये कहता है डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निषेधक सिद्धांत को किसी भी न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता, क्योंकि ये बाल योग्य नहीं है। यानी जो आर्टिकल 37 है ये कहता है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत यानी डीपीएसपी किसी भी न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता, क्योंकि ये बाल योग्य नहीं है। मतलब जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है इनको किसी भी न्यायालय कोर्ट के द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता, क्योंकि इन्हें वैधानिक शक्ति जो है प्राप्त नहीं है, और ना ही इनका उल्लंघन करने पर किसी को सजा मिलेगी, क्योंकि इन्हें वैधानिक शक्ति जो है प्राप्त नहीं है। अब आर्टिकल 38 और आर्टिकल 39 ये दोनों जो है आर्टिकल राज्य को कल्याणकारी बनाते हैं। तो ये पूछा जाता है कौन सा आर्टिकल जो है राज्य को कल्याणकारी बनाने की बात करता है? आर्टिकल 38 और आर्टिकल 39। तो आर्टिकल 48 क्या कहता है? ये कहता है राज्य का कर्तव्य है कि वह लोगों के लिए सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय प्रत्येक व्यक्ति के लिए सुनिश्चित करे। यानी राज्य का कर्तव्य है कि वह लोगों के लिए सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय प्रत्येक व्यक्ति के लिए सुनिश्चित करे। आर्टिकल 39 कहता है सामाजिक एवं आर्थिक कल्याण को बढ़ावा देना, यानी सामाजिक एवं आर्थिक कल्याण को जो है बढ़ावा देना। तो ये दोनों आर्टिकल जो हैं कल्याणकारी राज्य बनाते, लिखेंगे कल्याणकारी राज्य बनाते हैं। याद रखें दोस्तों, कल्याणकारी राज्य बनाने की बात करते हैं। याद रखें दोस्तों, बात करते हैं। याद रखेंगे किसकी? कल्याणकारी राज्य बनाने की बात जो है करते हैं। तो ये दोनों आर्टिकल आपको अच्छे समझ आए होंगे। अब आते हैं आर्टिकल 39 का ए। आर्टिकल 39 का ए क्या कहता है? ये कहता है सभी को समान रूप से न्याय तथा आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति को निःशुल्क एवं विधिक सहायता की व्यवस्था। मतलब यानी सभी को जो है समान रूप से न्याय मिलेगा, और जो आर्थिक रूप से यानी EWS इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लोग होते हैं उनको जो है उन व्यक्ति को निःशुल्क विधिक सहायता की व्यवस्था। यानी आपने देखा होगा कुछ जो है बहुत ही ज़्यादा गरीब होते हैं और जिनका केस जो है यानी अपना केस लड़वाने के लिए वकील की फीस भी नहीं दे सकते। तो ये कोर्ट में कहते हैं कि जज साहब जो है मैं इतना ज़्यादा गरीब हूँ कि मैं जज की फीस किसकी वकील की फीस नहीं दे सकता, इसलिए जो है मेरा केस कोई नहीं लड़ा। तो जज साहब जो है अपना एक वकील देते हैं ताकि इनकी सहायता हो सके। तो इस बारे में यहाँ पे बात की जाती है। और साथ ही जो आर्टिकल 39 है इसको जो है 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत जोड़ा गया था। और साथ ही जो ये 42वां संविधान संशोधन है इसको जो है लघु संविधान या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, क्योंकि इस संविधान संशोधन को जो है सबसे बड़ा संविधान संशोधन माना जाता है। इसके द्वारा 2 संविधान के भाग जोड़े गए थे और साथ ही बहुत सारे आर्टिकल जो है जोड़े गए थे, तो इसलिए इसको कहा जाता है मिनी संविधान। अब आर्टिकल 39 का डी क्या कहता है? आर्टिकल 39 का डी कहता है स्त्री एवं पुरुषों को समान कार्यों के लिए समान वेतन का प्रावधान है। यानी ये कहता है स्त्री एवं पुरुष अगर एक समान कार्य करते हैं तो उनको जो है एक समान वेतन दिया जाएगा, यानी उनको जो है एक समान सैलरी जो है दी जाएगी। आर्टिकल 39 क्या कहता है? आर्टिकल 39 डी तो हो गया। अब आर्टिकल 40 पंचायतों का गठन, कई बार पूछा गया, इसको मोस्ट इम्पोर्टेंट लिख लें, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। यानी आर्टिकल 40 में पंचायतों के गठन के बारे में बात की जाती है। आर्टिकल 41 सभी नागरिक अपनी योग्यता के अनुसार रोजगार व शिक्षा पा सकें, किस आर्टिकल में है?
यानी आर्टिकल 41 कहता है सभी नागरिक अपनी योग्यता के अनुसार रोजगार व शिक्षा पा सकें। ये किस आर्टिकल में? आर्टिकल 41 में। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास यहीं तक रहेगी। अब इससे आगे के जो बाकी आर्टिकल बचे उनको हम कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि हम DPSP में आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक जो है पढ़ते हैं, और आज की क्लास में हमने आर्टिकल 41 तक जो है बात की है। इससे अब आगे के जो बचे हैं उनको हम कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में जो बताइएगा आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह कैसा लगा। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।